हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। देखिए आज हम जो इंटर में आपके पास में बायोलॉजी का जो चैप्टर है, जो पुष्पों में लैंगिक जनन है, उससे संबंधित हम आपसे बातें करेंगे। और ये चीज़ें क्योंकि आपके पास में 2 से 6 दिन का लगभग आप मान के चलिए कि आपके पास में जो एग्जाम पीरियड का गैपिंग है वो आपको बहुत ही इसमें मदद कर सकता है। आप बढ़िया से इसको, मेरे पास टाइम है इलोबरेट करने का, तो थोड़ी सी मैं चीज़ों को इलोबरेट करूँगा, थोड़ी सी मैं चीज़ों को डेंसिफाई करूँगा, तो आप लोग प्लीज़ समझते रहना। देखो आप लोग को ज़्यादा बातें न करते हुए, क्योंकि चल रहा है आखिरकार में क्या हमारा एग्जाम पीरियड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप फिगर में देख पा रहे हो, मैं आपको फिगर में दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है हमारे पास में, पुमंग है ना, पुमंग है ये। अब इस पुमंग में अगर देखें हम लोग तो हमें क्या दिखने को मिलता है, देखिए ध्यान से, जो ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा यहाँ पर हमने दिखाया है। और इस हिस्सा को अगर आप देखो अच्छे से, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, देखना आप अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो अगर आया है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देखो, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियो मैंने लाया है। काफ़ी कुछ मेहनत करने पड़ते हैं हमको। देखिए इसमें आपके पास में ये, आपके पास ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए ये देखिए, ये होता है योजी, यानी कि ये आपके पराग कोष को, पहले तो ये पराग कोष होता है, ये भी हमको जान लेना चाहिए, ये पूरा पराग कोष होता है। क्योंकि पराग कोष इसलिए होता है क्योंकि इसमें पराग कण होते हैं, है ना, पराग कण होते हैं, इसलिए इसको हमने पराग कोष कहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसको पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतंतु। तो देखिए जब पराग कोष जो कि ऊपर वाला हिस्सा है और जो ये मेरे पास में ये पुतंतु है, ये दोनों आपस में मिला दिया जाता है, यानी पराग कोष प्लस पुतंतु जब मिल जाता है तो उसको पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और एक आपके पास में पुंकेसर का मतलब ये हुआ, प्लीज समझना, पहली बात फिर से मैं इसको रिवीजन कर रहा हूं। क्या मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने ये कहा आप लोगों से कि पहले मेरे पास में ये जो पुंकेसर होता है वो कैसे बन जाता है। तो पुंकेसर दो चीजों से मिलकर बनता है, पराग कोष से मिलकर बनता है और पुतंतु से मिलकर बनता है। पुतंतु कौन है? ये वाला हमारा पुतंतु है। ये कौन हमारा? पराग कोष है। तो पराग कोष और पुतंतु जब आपस में मिलते हैं मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर, आखिर मिलके ये पूरा स्ट्रक्चर है ना बनाएंगे, ये पूरा संरचना ना बनाएंगे। तो ये जब संरचना बनाएंगे तो इसी को हम पुंकेसर कहते हैं बेटा। तो यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, तब ये वाला, एक, फिर दो, गिन लीजिए, 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? ये सब क्या है? ये 8 गिन रहा हूँ, 7 गिन रहा हूँ, ये सब क्या है मालूम है? ये सारे के सारे हमारे, अगर एक एक को गिनेंगे, एक एक मतलब सिर्फ यही नहीं, ये पूरा बैच, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, तो एक एक क्या है, मतलब एक एक जो मैं गिन रहा हूँ वो सब क्या है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए इस चीज को ध्यान से समझिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है आप लोग में से बहुत लोग बेसिक से उसको समझना चाह रहे होंगे लेकिन समझ नहीं पाते होंगे। तो देखिए अगर एक मेरे पास रहेगा तो वो हमारे पास पुंकेसर है, लेकिन मतलब कि ये मेरे पास पुंकेसर है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास में क्या है बेटा? पुंकेसर है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही कई पुंकेसर आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम पुमंग कहते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास में एक पुंकेसर ये हो गया, है ना, फिर एक पुंकेसर ये हो गया। ऐसे देखिए इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ कितने पुंकेसर हैं, तो कई पुंकेसर जब आपस में मिलते हैं तो पुमंग बनता है, ठीक है, जो कि आपके पास में नर भाग होता है पुष्प का। ओके, आपको बात आई होगी समझ में। अगर बात समझ में आई है तो फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या कुछ हम लोग के लिए और कहा गया है। ठीक है, आपने देखा कि ये आपके पास में जो ये ऊपर वाला हिस्सा था जिसको आप और हम क्या कह रहे थे, जिसको हम और आप क्या कहते हैं? पराग कोष। क्या कहते हैं बेटा? पराग कोष। ये पराग कोष है। तो पराग कोष द्विपालित होता है। यहाँ पर देखिए एक पाली यहाँ दिखा है, एक पाली यहाँ पे दिख रहा है।
तो प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। देखो इस पाली में, यहाँ 2 पाली है तो इस पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाएंगे, तो दूसरे वाले में भी 2 प्रकोष्ठ पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 पाली में कोई पूछे कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो ये हमारे पास में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रकोष्ठों को ही लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। तो लघु बीजाणुधानी कुछ और नहीं बल्कि जो हमारे पास 2 पाली हैं, 2 पाली में 4 प्रकोष्ठ हैं, इन्हीं चारों प्रकोष्ठों को हम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार आया था नीट में, जो मेडिकल एग्जाम लोग देते हैं, उसमें आया था किस कुल के पुष्प के अंदर एक पालित संरचना होती है। जैसे कि देखिए, अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास में क्या है कि इसको अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास द्विपालित है ना, क्योंकि द्विपालित है और ये बीच में जो ऐसे बना हुए योजी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? योजी। तो द्विपालित जब इसकी संरचना है तो ऐसा भी होता है कि कई पुष्प ऐसे होते हैं कि वो वहां पे आप कह सकते हैं कि पराग कोश होता है वो एक पालित होता है। तो वही पूछा कि किस कुल के पुष्प के अंदर एक पालित संरचना होती है, तो मालवेसी कुल के पुष्प के अंदर एक पालित संरचना होती है। ऐसे पूछा था तो मैंने आपको बता दिया, जब बता ही रहे हैं तो पूरा बता दें। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी और डिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी होगा, आप लोग वीडियो को आराम से देखिए। इसलिए बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आप लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ। मैं बातें बहुत एडवांस लेवल में भी कह सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा जब आपको आप ही को पढ़ा रहे हैं और आप ही लोगों को न समझ में आए। चलिए नेक्स्ट। अब क्या होता है बेटा कि जब हम ये वाला हिस्सा है पुंकेसर है ना, तो देखिए इस पुंकेसर को हमने कैंची लगाया, देखिए कैंची से मैंने इसे आधा काट दिया, तो ये वाला हिस्सा मेरे पास यहाँ आ गया, यहाँ देखिए आप, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या देखा, मुझे 4 प्रकोष्ठ दिख गए। हमने भी बताया था ना कि आपके पास में द्विपालित होता है। तो देखिए द्विपालित कैसे होता है, देखिए मैं डिफरेंट कलर से इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए ये एक पालित इधर वाला हो गया और एक पालित इधर वाला हो गया, तो द्विपालित हो गया बेटा। तो द्विपालित में कितने प्रकोष्ठ हो गए, देखिए इस एक पालित में एक प्रकोष्ठ ये वाला है, एक प्रकोष्ठ ये वाला है, और इधर एक पालित है जिसमें भी एक प्रकोष्ठ यहाँ है, एक प्रकोष्ठ यहाँ है। तो इस प्रकार से कितने प्रकोष्ठ हो गए, 4 प्रकोष्ठ हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ तक अगर आप लोग को आया तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, क्योंकि इतना ही आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। चलिए आगे और देखते हैं इसी में कि ये क्या कह रहा है। अब इसी प्रकोष्ठ में एक प्रकोष्ठ को देखिए, हालांकि आपके पास 4 प्रकोष्ठ है, 1 2 3 4, तो आप चारों में से हम किसी एक प्रकोष्ठ को ले रहे हैं, क्योंकि एक प्रकोष्ठ का अध्ययन करेंगे वैसे समझ लीजिए कि चारों का हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकोष्ठ में पराग के कण होंगे, क्या होंगे, पराग के कण होंगे, और ये तो पराग कोश आप जानते हैं, और ये नीचे वाला जो डंठल जैसा है ये पूतंतु है, ये भी हमको पता है। ठीक है, अब इस चीज को, ये जो चीज है इसको हम कह रहे हैं, इसको हम जूम करके देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, देखिए आप लोग, जब हम नेक्स्ट स्लाइड में आए हैं तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ है कि देखिए इसी यही हमको प्राप्त हुआ था, 4 प्रकोष्ठ थे, 1 2 3 4। तो देखिए वो 4 यहाँ जूम करने पर देखिए एक यहाँ दिखा, 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4। ठीक है, बहुत अच्छा, 4 प्रकोष्ठ आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आइए आप अपनी चीजों पे फिर लौटते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जब 4 प्रकोष्ठ है तो किसी एक प्रकोष्ठ को आप ले लीजिए। तो जैसे चारों प्रकोष्ठ में से मैं इस प्रकोष्ठ को ले लिया, ठीक है, ओके। जब मैं एक प्रकोष्ठ ले लिया तो मान लीजिए लेटर सपोज कि मैंने इस प्रकोष्ठ को ले लिया, और जैसे इस प्रकोष्ठ के बारे में अगर हमको जानकारी मिल जाएगा तो समझिए कि ऐसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो चारों में से किसी एक को ले लेते हैं। तो हमने ले लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, चारों प्रकोष्ठ में से किसी एक प्रकोष्ठ को ले लिया। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ले लिया है तो इसको थोड़ी डिटेलिंग करते हैं, है ना, थोड़ी सी और हल्का से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्लीज समझिए ध्यान से, कुछ नहीं है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो जो एक प्रकोष्ठ है
उसको बीजाणु जनित ऊतक, यानी कि एक प्रकोष्ठ में आपको अंदर क्या दिख रहा है, जो थोड़ी व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहे हैं, वो क्या है, व्हाइट व्हाइट कहाँ दिख रहा है बेटा, ये सब देखिए, ये सब देखिए, ये सब व्हाइट व्हाइट है ना, तो ये क्या है, इसको कहते हैं बीजाणु जनित ऊतक। ओके, अच्छा यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। लेकिन अब आइए कि अब थोड़ी सी और डिटेल करो, तो देखिए ये आपके पास जो हिस्सा है, ये जो आपको थोड़ी ब्लू कलर का ऊपर वाला दिख रहा है, तो इसको कहते हैं वाह त्वचा। क्या कहते हैं, वाह त्वचा। तो सर वाह त्वचा क्यों आया यहाँ पर, यहाँ पे वाह त्वचा नहीं आना चाहिए। अगर आया है सर तो कोई काम होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका काम होता है, बताता हूं, टेंशन मत रखिए। दूसरा देखिए बेटा, ये जो आपके पास में ये उसके नीचे वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला आप लोग देख पा रहे हैं, ये हल्का से भूरा टाइप में, ये आपके पास में क्या होता है, तो देखिए अंतस्थीसियम। क्या होता है बेटा, ये आपका होता है दूसरा वाला अंतस्थीसियम। और आपके पास में जो ग्रीन में दिख रहा है बेटा, कैसे दिख रहा है, ग्रीन में, ग्रीन में दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ देखिए ये ग्रीन वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा ग्रीन वाला क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मध्य अस्तर। ओके, आपको उम्मीद करता हूं इतनी बातें आई होगी, मध्य अस्तर। फिर आप कहेंगे कि ये जो गुलाबी दिख रहा है अंदर, ये क्या है, तो ये टैपिटम। क्या है बेटा, टैपिटम। सबका अपना एक काम होता है, एक फिक्स काम है सबका। आइए आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ, हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास में इसके कितने भाग हैं, इसके 4 भाग, हमको 4 अस्तर दिख रहे हैं, भाग न कहकर 4 अस्तर कहिए, है ना, यानी कि एक एक जो हमारे पास प्रकोष्ठ हैं वो कितने, 4 अस्तर से घिरे हुए हैं। अब ये तीनों अस्तर जो हैं, ये जो तीनों अस्तर, वाह अस्तर और अंतस्थीसियम और मध्य अस्तर, ये तीनों सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जब ये हमारे जो पराग कण हैं, ये जब मेच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाता है बेटा, मेच्योर हो जाते हैं, तब ये उनको पराग कण को बाहर निकलने में मदद करती है, यानी कि ये टूटते हैं, है ना, टूट जाते हैं ये। ओके, अब देखिए ध्यान से, टैप्टम क्या करता है, टैप्टम का काम, इन तीनों का काम तो बाहरी चीजों से रक्षा करना है, लेकिन जो टैप्टम है इसका काम होता है कि जो ये व्हाइट व्हाइट आपको अंदर दिख रहे हैं हमारे पास में, जिसको हम बीजाणु जनित ऊतक कह रहे हैं, इनको भोजन पानी भी चाहिए इनको सरवाइव करने के लिए। तो वो काम कौन करता है, ये टैप्टम के पास में ये सब भोजन पानी, ये सब जो पिंक में दिख रहे हैं, ये टैप्टम है, इनके पास में भोजन पानी स्टोर होता है। जब बीजाणु जनित ऊतक को आवश्यकता पड़ता है, तब ये टैप्टम उसको भोजन प्रोवाइड करता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इस चीज को आगे हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी जब आप इसको और डिटेलिंग जब मैंने किया, तो मुझे क्या निकला, बात मेरे समझ में क्या आया, कि जब उसको थोड़ी सी, यानी इस लेयर को देखिए, उसी लेयर में से मैंने इसको जूम आउट किया, यानी बड़ा किया, माइक्रोस्कोपी जब किया, तो ये हमें जूम हो करके हमें कई लेयर दिखे। तो जो ग्रीन वाला लेयर है बेटा, ये वाह है त्वचा को बता रहा है। अच्छा, उसके बाद आपके पास में थोड़ी सी जो धानी कलर में है, वो अंतस्थीसियम अस्तर को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो थोड़ी सी आपके पास क्रीम कलर के हल्का से दिख रहे हैं, यानी ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये जो दिख रहे हैं, ये मध्य अस्तर कहलाएगा। और जो आपके पास में ये वाले ये सब हैं, ये सब हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास में केंद्रक भी इसमें है, ये टैपिटम होता है जिसके पास भोजन होते हैं, है ना। और बीजाणु मातृ कोशिका, ये आपके पास बीजाणु मातृ कोशिका है, यानी कि इसमें से कोई एक कोशिका क्या करेगा अपना, मतलब बीजाणु मातृ कोशिका, सबको नहीं बोलेंगे बीजाणु मातृ कोशिका, बीजाणु मातृ कोशिका उसको बोलेंगे जो ये कहेगा कि अब हमें क्या होना है, अब हमें अपनी संख्या को बढ़ाना है। तो उसमें से कोई एक इन सब कोशिकाओं में से एक कोई कोशिका विकसित, मतलब विकास करेगा उसका, यानी विकास, पूर्ण विकास करेगा ये, मतलब सबके सब, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, बड़ा गौर से सुनिए इस सब बात को, ये सारे के सारे विकास नहीं करते हैं। मैंने क्या आप लोगों से बोला,
मैंने बोला कि इसमें से सारी की सारी सेल्स नहीं, इसमें से जो मेच्योर हुआ होगा वो उसी को उसको हम बीजाणु मातृ कोशिका कहेंगे, यानी जिससे फर्दर अब जो हमारे पास में पराग कण हैं वो बनने वाले हैं। अब देखिए यहाँ सब में नहीं बनेंगे। लेट अस सपोज कि ये वाले जो मेरे पास में ये कोशिका है ना, मैं किसको बता रहा हूँ, जो मेरे पास ये वाला कोशिका है, बस आप इस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि इसको और अब विकास करना है ना, इसका विकास करना है, इसको अब जनसंख्या बढ़ाना है, तो ये क्या करेगा, तो इसको हमने देखा कि अब इसको देखिए, अब देखना है आपके पास में जो ये आपके पास बीजाणु मातृ कोशिका है, यानी जिन कोशिका को आगे परागकण बनाना है, सबको तो नहीं बनाना है, केवल इस पे हम फोकस करेंगे, इस पर हम फोकस करेंगे ना। तो इसको अगर क्या करना है, बीजाणु मतलब कि आगे इसको परागकण बनाना है, तो जिसको मान लीजिए, जैसे समझिए प्लीज, यहाँ पे जब बात आ गया तो समझो, यहाँ पे दूर तक जाएगी बात। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में आप कह सकते हैं कि कोशिका है, बीजाणु कोशिका, ये भी बीजाणु कोशिका है, ये भी बीजाणु कोशिका है, लेकिन इसमें से बीजाणु मातृ कोशिका किसे कहेंगे, बीजाणु मातृ कोशिका सबको नहीं कहेंगे। अगर सबके सब तैयार हो गए हैं क्या क्या करने के लिए, परागकण बनाने के लिए, तो सबके सब बीजाणु मातृ कोशिका कहलाएगा। लेकिन इनमें से कोई एक, जैसे लेटर सपोज ये वाला, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये वाला मान लीजिए, ये वाला आपका ये तैयार हो गया है, यानी मेच्योर हो चुका है क्या करने के लिए, परागकण बनाने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे ये बीजाणु मातृ कोशिका है। और मान लीजिए कि ये सब तैयार नहीं है, अभी ये मेच्योर नहीं हुए हैं, है ना, अभी ये मेच्योर नहीं हुए, तो इनको हम बीजाणु मातृ कोशिका नहीं कहेंगे। अब आइए इसके लेयर के बारे में समझते हैं कि इसकी लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है ना। और ये जो आपके पास याद रखना, ये आपके पास में जो बीजाणु मातृ कोशिका है, इसका अभी हम एक्सप्लेन और आगे करेंगे, उससे पहले हम लेयर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें आई होगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको बारी बारी से देख लेते हैं, ओके। तो आपके पास में विशिष्ट पराग कोश की संरचना अगर हम देखें, तो जो पराग कोश होता है वो द्विपालित होता है, हमको और आपको पता हो गया, ठीक है। दो पराग कोश लोब एक दूसरे से संयोजी नामक ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं, इसको संयोजी या यूजी कहिए, ठीक है। कैसे, आपको पता है कि ऐसे आपके पास में ये ऐसे था, तो फिर ये ऐसे करके ये बना था, है ना। तो यहाँ पर ये जो ये चीज है, ये द्विपालित में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो ये ऊतक हमारा संयोजी ऊतक कहलाएगा। और ये देखो द्विपाली लिखा हुआ है ना, तो द्विपाली बाइलोप्स इसको बोलते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको जब ऐसे काटे, आप इसको काटे थे कैंची लगा करके, ऐसे जब निकाले थे, काटे थे, तो आपको क्या मिला था, आपको सॉरी दोस्तों, तो आपको क्या मिला था, आपको 1 2 3 4 स्ट्रक्चर आपको मिले थे, याद करिए, 4 स्ट्रक्चर आपको मिले थे, है ना। तो ये 4 स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, टेट्रा स्पोरेंगिएट होता है प्रत्येक परागकोश। कैसा होता है बेटा, टेट्रा स्पोरेंगिएट होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया पराग कणों से भरे परागकोश बनाता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कहेंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया पराग कणों से भरे पराग कोश बनाता है। अब इसमें ढेर सारे आप देखे थे ना, इन सब में क्या था, इन सब में अगर आप लोग बढ़िया से देखे होंगे तो इसमें क्या था, छोटे 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 ऐसे करके, ऐसे 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 छोटे 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 छोटे, ये सब क्या थे, ऐसे छोटे छोटे, ये सब आपके पास परागकण थे, है ना। और वो परागकण थे, वो परागकोश का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या लिखा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया पराग कणों से भरे परागकोश बनाता है। यानी माइक्रो, आप कोई पूछे आप लोगों से कि परागकोश कौन बनाता है, तो परागकोश कौन बनाएगा भाई, जो परागकोश ऐसे इतना बड़ा सा आप देखते हैं, ऐसे डंठल ये होता है, ये बाइलोब्ड होता है, ये परागकोश कौन बनाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि इसी के अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया होता है कि नहीं होता है, ऐसे तभी नहीं इसको काटे थे कैंची लगा के, तो ऐसे दिख रहा था, ओके। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आई होगी। तो थोड़ी सी अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की जब बात आ गई तो उसकी संरचना देख लेते हैं। ये एक विशिष्ट लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर सच में हिंदी में बोला जाए
तो ये लघु बीजाणुधानी रूपरेखा में लगभग गोलाकार दिखाई देता है। सही बात है कि नहीं, गोलाकार ही तो दिखाई देता है। वो 4 ऐसे बनाए या कि नहीं बनाए, ऐसे देखिए 1 2 3 4 बनाए है ना, और ऐसे करके ऐसे करके कुछ था, ठीक है। तो आपके पास में ये गोलाकार लगभग गोलाकार दिखाई देता है। इसमें परागकोश भित्ति से घिरी हुई प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिकाएं कहलाने वाली विभज्योतक कोशिका का समरूप होता है। यानी कि इसमें विभज्योतक कोशिका का समरूप होता है। तो विभज्योतक कोशिका क्या होते हैं ना, ये भी हमको जानना है। यानी कि ऐसे कोशिका जो क्या होते रहे, फर्दर डिवाइड होते रहे, विभाजित होते रहे, तो इसको हम विभज्योतक कोशिका का भी नाम दे देंगे। प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिकाएं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं टूयन बनाती हैं। अब देखिए, अब ये चीज मान लीजिए इसमें से इसको आप ले लीजिए, इसको लेके बाहर आप कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिकाएं जो होंगी, अब बीजाणुजन्य कोशिकाएं ये है, अच्छा, या ये भी आपके पास बीजाणुजन्य कोशिकाएं हो सकती है, ठीक है। बीजाणुजन्य कोशिकाएं मैं बोल रहा हूँ, है ना, मातृ कोशिकाएं बनाती हैं। अब बीजाणुजन्य कोशिकाएं मातृ कोशिकाएं कैसे बनाती है, आइए हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं ध्यान से। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है कि ये आपके पास में ये आपके बीजाणु जनित ऊतक है कि नहीं, बीजाणु जनित ऊतक है, ये बीजाणु जनित ऊतक है। अगर आपको बढ़िया से बात समझ में आ रहा है, अगर आपको बात बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो ये आपके पास बीजाणु जनित ऊतक है। अब इसी बीजाणु जनित ऊतक में से एक कोई स्पोर आएगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसी बीजाणु जन ऊतक में से यहाँ पर देखिए ये वाला, यही आपकी बीजाणु मातृ कोशिका है, और यही ढेर सारे परागकण को जन्माएगा, है ना, ठीक है। कैसे, वही चीजें इसी के बारे में जिक्र हो रहा है, आइए दिखाते हैं। देखिए हमारे पास में क्या है, पराग कोशिका भित्ति परतें, यानी कि इसकी पराग कोशिका की जो भित्ति है, पराग कोशिका की जो भित्ति है, पराग कोशिका भित्ति में निम्न परतें होती हैं, है ना। एपिडर्मिस सबसे बाहरी एकल परत वाली और सुरक्षात्मक कार्य करती है ये, यानी कि सबसे ऊपर वाली। आपको लेयर अभी बताया था ना, ये ऊपर वाला लेयर क्या होगा, ये एपिडर्मिस होगा। फिर ये नीचे वाला लेयर कौन सा होगा, इंडोथीसियम होगा, ठीक है। ये सेलुलोसिक रेशेदार बैंड बनते हैं। फिर आपके पास ये मध्य वाला बताए थे, फिर आपको टैप्टम बताए थे, हाँ। आप लोग वीडियो को पीछे करके इस चीज को ऐसे ही एग्जाम में पॉइंट दर पॉइंट, यानी कि देखिए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे और फिगर आप बना लेंगे, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आएगा और आप एक एक पॉइंट करके लिखेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और हमने बताया था कि ये जो एपिडर्मिस होवे, चाहे इंडोथीसियम होवे, चाहे आपके पास मध्य परत हो, ये तीनों सुरक्षात्मक आवरण का काम करता है। अब देखिए नीचे लिखा है, देखिए आया है ना आखिर मध्य स्तर, तो इस स्तर की कोशिकाएं अल्पकालिक होती हैं और 1 से 3 परत वाली होती हैं। यानी कि जो मध्य वाली कोशिका होती है उसमें 1 से 2 से 3, लगभग 1 से 3 परत वाली कोशिका होती है, और ये परिपक्वता पर क्षीण हो जाती है। यानी कि यही परत, यही मध्य स्तर वाला जो परत है, ये जब हमारे परागकण परिपक्व हो जाते हैं तब ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, तब यहाँ पर विस्फोटक होता है, यानी विस्फोट हो जाता है ना। विस्फोट होने का मतलब कि इसमें से आपके जो परागकण है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, ठीक है। अब सबसे आप नीचे देखेंगे तो आपको बताते कि ये टैप्टम होता है, तो यह सबसे भीतरी परत है, ठीक है, जो बीजाणु जन्य ऊतकों को घेरती है। अब इसमें क्या होता है, घना कोशिका द्रव्य इसमें पाया जाता है, और ये कोशिका द्रव्य क्या करता है, ये बहुत हमारे जो सेल्स होते हैं उसको भोजन देने का काम करता है ना। इनमें डीएनए सामग्री में वृद्धि दिखाई देती है, ठीक है। और ये एक एक करके ऐसे ही आपको लिख लेना है, बहुत ज्यादा आपको जो आपके पास विद्या है या फिर जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसको ज्यादा नहीं देखना है, आप इसी को पॉइंट दर पॉइंट लिख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे इसको देखिए, कह रहा है कि जब परागकोश युवा होता है, यानी कि जब परागकोश अभी मातृकोशिका से निकला, मातृकोशिका से मतलब ही चल रहा है माता क्या करती है, हमको जन्म देती है, तो मातृकोशिका से जब वो निकलता है बाहर, परागकोश जब युवा होता है तो पहले तो मातृकोशिका में रहेगा तो बच्चा रहेगा,
उसका जब ये युवा होगा तो फिर क्या होगा, तो सघन रूप से व्यवस्थित समरूप कोशिकाओं का एक समूह बनाता है जिसे बीजाणु जन्य ऊतक कहते हैं। यानी कि ऐसे बनाएगा और इसमें 1 2 3 ऐसे ढेर सारे क्या होंगे, बीजाणु जन्य ऊतक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कोश के अंदर द्विगुणित माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगुणित माइक्रोस्पोर्स का निर्माण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब ये बातें क्या है, इसको आपको हम अभी बताते हैं कि ये क्या करना चाहिए। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कोश के अंदर द्विगुणित माइक्रोस्पोर मदर सेल अगुणित माइक्रोस्पोर्स का निर्माण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको समझ लीजिए और इसको अभी हम बताते हैं, ऐसा नहीं कि स्किप कर जाएंगे, बस पॉइंट वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा नंबर आने वाले हैं आप लोग के। अब देखिए अब क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो हमारे युवा हो चुके हैं कौन, परागकण, अब वो क्या होता है पहले इसमें देखेंगे कि जो हम आपको दिखाए थे, अभी मैं आपसे एक चीज बोला था, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। आइए आपको दिखाएं, ये जो आपके पास में एक आपको हमने कहा था, ध्यान से देखिए इसलिए घेरा भी मारा था, मैंने कहा था कि बीजाणु मात्र कोश का है, तो इसको अब जूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, जूम, और जूम करके यहाँ आ जाते हैं। देखिए यही चीज है, बड़ा हो जाएगा जूम करने के बाद। देखिए कैसे, ये आपके पास में क्या है, माइक्रोस्पोर मातृकोश का यही है ये चीज, ठीक है, ये चीज हमारे पास, ये चीज हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास में ये द्विगुणित कोशिका होता है। क्या होता है बेटा, द्विगुणित कोशिका होता है। और द्विगुणित कोशिका होता है, इसका कोशिका विभाजन कैसे होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री, ये सब के लिए हम वीडियो आप लोग को ला देंगे। लेकिन फिलहाल में आप लोग को अभी मेरे पास वो समय नहीं है कि मैं आपको डिटेलिंग इसके लिए करूं। बस उतना से आप काम करिए जिससे आपका बढ़िया नंबर एग्जाम में आ जाए। द्विगुणित कोशिका ये है और इसका अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, तो ये क्या होता है, ये दो इसके पास में क्या हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस इसमें हो जाते हैं, और ये आप क्या बन गए, अगुणित कोशिका बन गए। द्विगुणित से क्या बन गए, अगुणित बन गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो 2n से n और n में बदल गए, ऐसे कुछ। फिर अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो 1 से 2 बनेंगे तो 2 से 4 बन जाएंगे। देखिए 1 से कितने बनेंगे, 2, है ना। तो यहाँ पर अगुणित, फिर ये 2 बन जाएगा तो 4 हो गया, तो इसको चतुष्क टेट्रा है, टेट्राइड इसको संरचना कहते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि इसका सेपरेशन करते हैं, यानी इसका अलगाव जब होता है तो यही चारों देखिए 1 2 3 4 ये निकल गए, और यही चारों क्या होते हैं कि जब इनका फिर से समसूत्री विभाजन करते बेटा तो क्या होता है, ये एक एक फिर से दुगुणित हो जाते हैं। यानी कि 2 न्यूक्लियस, देखिए इसमें भी है, इसमें भी 2 है, देखिए इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, ये आपके फिर से क्या बन जाते हैं, ये आपके पराग कण बन जाते हैं। और ये पराग कण अब एक स्टेप के बाद ये अब रेडी हो जाते हैं क्या करने के लिए, अब ये रेडी हो जाते हैं, बन चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, अब ये रेडी हो गए हैं वर्तिकाग्र में जाने के लिए और अगली पीढ़ी में यानी अगली पुष्प को बनाने के लिए अब ये बहुत ही मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप किस चीज पर, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसको आप जरूर लिखेंगे। आपका दिन या आप रात में पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, वो क्षण वो समय मंगल हो। आप हमें धैर्य से सुने, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद।